रमेशर बाबू अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर फाइलों को उलट पुलट कर रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, जहां जाने के लिए कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। अरे इतना ही नहीं, कार्यालय के आसपास में जंगली पौधों की अधिकता भी थी। कहीं कहीं तो ये जंगली पौधे इतने सघन थे कि एक घने जंगल के रूप में दिखते थे। कार्यालय के मुख्य दरवाजे को छोड़ दे तो बाकी हिस्से पूरी तरह घास फूस से ढके हुए थे। कार्यालय के कमरों की खिड़कियों आदि पर लंबे लंबे घास फूसों का साम्राज्य था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का अंधकार पसरा रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि वह कार्यालय हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ किसी गहरी चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 थी, जिसमें से एक राम खिलावन थे, जो चपरासी के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। राम खिलावन ही वह व्यक्ति है जिनके कार्य व्यवहार से यह शांत कार्यालय कभी कभी मुखर हो उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग उठता था। राम खिलावन जी पास के ही एक गांव के रहने वाले थे और प्रतिदिन कोई ना कोई असहज घटना कार्यालय के बाकी 4 कर्मचारियों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी कार्यालय में प्रवेश करते तो सबसे पहले रमेशर बाबू के कमरे में जाते और राम राम कहने के साथ ही शुरू हो जाते थे कि बाबू, कल गांव में गजब हो गया। रमदैया को जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया था, तो मनोहर का सामना एक भयानक भूत से हो गया था। जब तक राम खिलावन जी सभी कर्मचारियों से मिलकर कुछ भूत प्रेत गांव गड़ा की बातें नहीं बता लेते, उन्हें चैन नहीं मिलता था। कोई कर्मचारी राम खिलावन की बातों को सहजता से सुनता तो कोई केवल हाँ हूँ करके उस ओर कान नहीं देता और उन्हें स्टोव जलाकर चाय बनाने के लिए कह देता या पानी ही मांग करके उनसे बचने की कोशिश करता। पर राम खिलावन की बातों को रमेशर बाबू बहुत ही सहजता से सुनते और पूरा ध्यान देते हुए बीच बीच में हाँ हूँ करने के साथ कुछ सवाल भी पूछ लेते थे। एक दिन की बात है, राम खिलावन जी कार्यालय थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए और सीधे रमेशर बाबू के कमरे में घुस गए। पर उस समय रमेशर बाबू अपनी कुर्सी पर नहीं थे, शायद वे अभी कार्यालय पहुंचे ही नहीं थे। राम खिलावन थोड़ा डरे सहमे लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने को गमछे से पोंछ रहे थे। वे ज्यों ही कमरे से बाहर निकले त्यों ही कार्यालय के प्रांगण में उन्होंने रमेशर बाबू को साइकिल को खड़े करते हुए देखा। वे दौड़कर रमेशर बाबू के पास पहुंच गए और बिना जयरमी किए अकलाकर घबराकर बोले, बाबू बाबू, कल रात को तो गजब हो गया। मेरा पूरा परिवार आफत में आ गया। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। रमेशर बाबू ने उन्हें अपने कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए आगे आगे तेज कदमों से अपने कार्यालय कक्ष में प्रवेश किए। फिर एक कुर्सी पर राम खिलावन जी को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले को वहीं मेज पर रखकर एक गिलास पानी लेकर कक्ष के बाहर आकर हाथ मुंह धोए। उसके बाद कमरे में लगे हनुमान जी की फोटो को अगरबत्ती दिखाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठते हुए राम खिलावन जी से बोले, राम खिलावन जी, अब अपनी बात पूरी विस्तार से बताइए। उनकी अनुमति मिलते ही राम खिलावन जी कहना शुरू किए, बाबू, कल मैं जब शाम को घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने के लिए जंगल की ओर गई थी और वहीं उसे किसी चुड़ैल ने धर लिया। वह इधर उधर जंगल में भटक रही थी। तभी कुछ गांव के गाय बकरी के चरवाहों की नज़र उस पर पड़ी। वे लोग स्थिति को भांप गए और मेरी बहू को पकड़कर घर पर छोड़ गए। फिर गांव के ही सोखा बाबा ने झाड़ फूक की। उसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा मिला, पर आज सुबह फिर से उस पर चुड़ैल हावी हो गई। सुबह से ही सोखा बाबा उसे उतारने में लगे हैं और वह छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। राम खिलावन की बातों को सुनकर रमेशर बाबू थोड़ा गंभीर हुए और अचानक पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि वह हंसने लगे। रमेशर बाबू की यह हालत देखकर राम खिलावन जी तो और भी हक्के बक्के हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनको हो क्या गया है। कहीं इन पर भी तो भूत हावी नहीं हो गया। अभी राम खिलावन जी यही सब सोच ही रहे थे, तभी रमेशर बाबू अपनी कुर्सी पर से उठे और बिना कुछ बोले राम खिलावन को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर ले गए। कमरे से बाहर निकलने के बाद रमेशर बाबू ने एक झाड़ी से कुछ पत्तों को तोड़ा और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर राम खिलावन को उन पत्तों को दे दिए और बोले, आप इसे पीसकर अपनी बहू को पिला दें और अपने घर पर ही रुकें। मैं कार्यालय का कुछ काम खत्म करके 1-2 बजे तक आपके घर पहुंचता हूं। राम खिलावन जी बिना कुछ बोले बस सिर हिलाए और उन पत्तों को लेकर घर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें बस एक ही बात खाई जा रही थी कि रमेशर बाबू को यहाँ आए 3 साल हो गए हैं, पर कभी भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे भूत प्रेतों को उतारना भी जानते हैं। कहीं रमेशर बाबू ने मुझे यह पत्ते मजाक में तो नहीं दे दिए? नहीं नहीं, रमेशर बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वे तो बहुत गंभीर आदमी हैं और हमारी सारी बातें भी
बहुत गंभीरता से लेते हैं और समय समय पर हर प्रकार से मेरी मदद भी करते हैं। ना, वो मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते। यही सब सोचते सोचते राम खिलावन जी अपने घर पर पहुंच गए। घर के बाहर 10-15 गांव घर के ही लोग नजर आए। एक खटिया पर सुखा बाबा भी बैठकर लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। राम खिलावन जी को देखते ही सुखा बाबा बोल पड़े, राम खिलावन, यह चुड़ैल तो बहुत ढीठ है। रात को छोड़ तो दी थी पर सुबह फिर आ गई। 2-3 घंटे मैंने कोशिश किया पर छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी भी आंगन में नाच कूद रही है। मेरे मंत्रों का भी अब उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि वह मेरा भी मजाक बना दी। इतना सब होने के बाद मैं उसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा जितना पावर था वह सब आजमा लिया। राम खिलावन सुखा बाबा के बगल में बैठे हुए ही अपनी लड़की को आवाज़ लगाए। उनकी लड़की घर से दौड़ते हुए बाहर निकली। फिर राम खिलावन जी ने उन पत्तों को उसे देते हुए कहा, अभी इसे पीसकर बहू को पिला दो। अगर ना नुकुर करती है तो ज़बरदस्ती पिलाओ। इसके बाद राम खिलावन की लड़की उन पत्तों को लेकर घर गई और पीसकर अपनी भाभी को पिलाई। अरे या क्या, एक घूंट अंदर जाते ही राम खिलावन जी की बहू तो काफ़ी शांत हो गई और वहीं आंगन में एक तरफ बैठ गई। अब उसके व्यवहार में काफ़ी अंतर आ गया था। उसका नाचना कूदना बंद हो गया। राम खिलावन जी की लड़की दौड़ते हुए घर से बाहर निकली और राम खिलावन जी की ओर देखकर बोली, बाबू बाबू, भौजी को अब आराम हो गया है। वे आंगन में शांति से बैठी हुई है। बाहर जितने लोग बैठे थे वे सब हैरान हो गए। आखिर जो चुड़ैल इतने बड़े सुखा बाबा के बस में नहीं आई, वो 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ सकती है? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धर्म स्थान से लाए गए थे या किसी बहुत बड़े पंडित ओझा सुखादि ने दिए थे? वहाँ बैठे लोगों में से एक ने राम खिलावन जी की ओर देखा पर कुछ बोले इससे पहले ही राम खिलावन जी ने उन पत्तों के बारे में सब कुछ बता दिया। सभी लोग बिन देखे उस रमेसर बाबू के प्रति नतमस्तक हो गए। सुखा बाबा ने कहा, वास्तव में आपके रमेसर बाबू तो बहुत ही पहुंचे हुए निकले। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे हथकंडे अपना लिए, उसे उनके मंत्रित 2-4 पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो राम खिलावन जी थोड़ा तन कर बैठ गए और लगे रमेसर बाबू का गुणगान करने। अभी वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी रमेसर बाबू की साइकिल वहां रुकी। रमेसर बाबू को देखते ही राम खिलावन जी दौड़कर रमेसर बाबू के हाथ से साइकिल लेकर खुद ही खड़ी करते हुए बोले, रमेसर बाबू, आपके पत्तों ने तो कमाल कर दिया। अब बहू काफ़ी अच्छी है और शांति से आंगन में बैठी है। रमेसर बाबू से इतना कहते ही वहाँ बैठे सभी लोग खड़े हो गए और रमेसर बाबू की जयरमी करने लगे। रमेसर बाबू सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए उन लोगों के बीच एक खाट पर बैठ गए। फिर रमेसर बाबू ने राम खिलावन जी की बहू को घर से बाहर बुलाया। वह काफ़ी शांत थी पर रमेसर बाबू को लगा कि अभी भी वह चुड़ैल यहीं है और पत्ते का असर खत्म होते ही वह फिर से जकड़ लेगी। रमेसर बाबू ने राम खिलावन जी की बहू को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अरे या क्या, राम खिलावन जी की बहू घबराकर बोल उठी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। अब मैं कभी इसे नहीं पकड़ूंगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देख राम खिलावन जी की काफ़ी हिम्मत बढ़ गई। वे बोल पड़े, रमेसर बाबू, इसे छोड़िएगा मत, इसे जलाकर भस्म कर दीजिए। पर वह चुड़ैल राम खिलावन जी की ओर ध्यान न देते हुए रमेसर बाबू की ओर दयनीय स्थिति में देखते हुए अपने प्राणों की भीख मांगती रही। रमेसर बाबू काफ़ी गंभीर लग रहे थे। वे राम खिलावन जी की बहू को गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम कौन हो और इसे क्यों पकड़ी हो? इस पर वह चुड़ैल गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ, मैं बंजारा परिवार से हूँ। एक बार हमारी परिवार ने इसी जंगल के बाहर अपना टेंट लगाया था। शाम के समय मैं लकड़ी लेने जंगल में गई। मुझे पता नहीं चला कि कब घने जंगल में मैं पहुँच गई और रास्ता भटक गई। तब तक रात हो चुकी थी। जंगल में पूरा अंधेरा पसरा था। मैं थोड़ी डर गई पर हिम्मत नहीं खोई थी। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि रात के इस अंधेरे में अब रास्ता खोजना ठीक नहीं, कहीं किसी जंगली जानवर का शिकार ना हो जाऊं। इसलिए मैंने हिम्मत करके वहीं एक मोटे जंगली पेड़ पर चढ़ गई। मैंने सोचा कि सुबह होते ही मेरे परिवार के लोग मुझे खोजने आएंगे और अगर नहीं आए तो मैं दिन में अपना रास्ता खोज लूँगी। पर वह रात शायद मेरे जीवन की समाप्ति के लिए आई थी। मैं जिस पेड़ पर चढ़कर बैठी थी उस पर एक प्रेत का डेरा था। आधी रात तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर उसके बाद अचानक वह प्रेत कहीं से उस पेड़ पर आ बैठा। उसके आते ही
जैसे पूरे जंगल में भयंकर तूफान सा आ गया हो। अनेकों पेड़ की डालियाँ तेज हवा से डरावने रूप से हिलने लगी। मुझे देखते ही वह जोरदार ढंग से अट्टहास किया और मुझे कोई प्रेतनी ही समझकर बोला, तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा निवास स्थान है? मैं कुछ जरूरी काम से जंगल से बाहर क्या गया, तूने मेरे बसेरे पर कब्जा कर लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वह मेरे तरफ झपटा। अत्यधिक डर से तो मेरी चीख निकल गई। मैं बहुत तेज चिल्लाई कि मैं कोई प्रेतनी नहीं हूँ, इंसान हूँ, इंसान। मेरी बातों को सुनकर तो वह और जोर से अट्टहास करने लगा और बोला, मुझे एक संगिनी चाहिए। तुझे अगर सही सलामत रहना है तो तुझे मुझसे विवाह करना होगा। मैंने सोचा इस समय बस एक ही रास्ता है कि इसकी बातों को मान लिया जाए और दिन उगने के बाद यहाँ से खिसक लिया जाएगा। मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी सहमति दे दी। मुझे क्या पता था कि यह सहमति मुझ पर ही भारी पड़ेगी। इतना कहने के बाद रामखिलावन की बहू पर सवार वह चुड़ैल फुट फुट कर रोने लगी। रमेश्वर बाबू थोड़े भावुक हो गए और उसके प्रति थोड़ी नरमी दिखाते हुए पानी भरा लोटा उसको पीने के लिए दे दिया। 2-4 घूंट पानी पीने के बाद उसने फिर से कहना शुरू किया। मेरी सहमति देने के बाद वह प्रेत पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने चैन की सांस ली। पर अभी 10-15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि उस जंगल में जैसे भूचाल सा आ गया हो, एक बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। पेड़ों की डालियाँ टूटकर गिरने लगी। कम से कम सैकड़ों भूत वहाँ उपस्थित हो गए। चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ डरावनी अट्टहास कर रहे थे तो कुछ डाली से उस डाली पर कूद फांद कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तब तक वही प्रेत फिर से मेरे सामने प्रकट हुआ और बोला कि विवाह की व्यवस्था करने चला गया था, अपने परिवार वालों को बुलाने चला गया था। शादी में इन सबको भी तो शरीक होना पड़ेगा। यह सब सुनने के बाद मेरा पूरा शरीर पीला पड़ गया। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। तभी अचानक एक प्रेतनी वहाँ प्रकट हुई और उस प्रेत से लड़ने लगी। वह प्रेतनी बोल रही थी, मेरे रहते तू दूसरी शादी करेगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और इतना कहने के साथ ही उस प्रेतनी ने उस डाल से मुझे धक्का दे दिया और ज़मीन पर गिरने के कुछ समय बाद ही मेरी मौत हो गई। इतना कहने के साथ ही वह चुड़ैल फिर से रोने लगी। इसके बाद रमेश्वर बाबू ने उस चुड़ैल को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि आज के बाद तू इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगी। चुड़ैल ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, पर मैं तो एक बहुत ही छोटी आत्मा हूँ। इन पास के जंगलों में पता नहीं कितनी भयानक भयानक आत्माएं घूम रही हैं। आप उन सबसे इस गांव वालों को कैसे बचा पाएंगे? उस चुड़ैल की इस बात को सुनते हुए रमेश्वर बाबू हल्की मुस्कान में बोले, तू तो इन लोगों को बख्श दे, बाकी भूत प्रेतों से मैं निपट लूँगा। इसके बाद रमेश्वर बाबू ने लोगों को अब कभी ना पकड़ने की बात उस चुड़ैल से 3 बार कबूल करवाई। साथ ही उसे थूक कर चाटने के बाद ही जाने दिया। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।